नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, शुक्रवार है। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आज के दिन हम आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब जानते हैं हमारे साथ मौजूद डॉक्टर एस रंजन जी से। तो इस सवाल जवाब की श्रृंखला को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगी, यदि अभी तक आपने अपनी हेल्थ से जुड़ा सवाल हमें नहीं भेजा है और आपके मन में आपको हेल्थ को लेकर कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो उस सवाल को हमें जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपना सवाल भेजें और अब आप अपना सवाल या तो टेक्स्ट मैसेज में भेज सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप ऑडियो में भी अपना सवाल भेज सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप पर आप अपना सवाल ऑडियो नोट के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं और उसमें आपका नाम, आपकी एज और आप किस शहर से हैं ये ज़रूर मेंशन करें और इसके साथ ही साथ आपका वजन कितना है ये ज़रूर मेंशन करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की सवाल जवाब श्रृंखला को। स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, सवाल जवाब श्रृंखला को मैं शुरू करना चाहूंगी, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप भी हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जब भी सवाल भेजें तो किन चीजों का ध्यान रखें, जिससे कि मुझे लगता है कि आपकी बात और भी ज्यादा बेहतर तरह से व्यूअर्स हमारे समझ पाएंगे। हमारे दर्शकों को सबसे पहले आज हैप्पी लोहरी। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में आप जो हमारे रेगुलर ऑडियंस है, फॉर्मेट आप सवाल का शायद समझ चुके होंगे। अपने शब्दों में सवाल को लिखना सीखें। देखिए, यहाँ पर हम आपको ट्रेडिशनल जो एलोपैथी का मेडिकल सिस्टम है उससे बाहर लाने की आध्यात्मिक चिकित्सा, ऊर्जा चिकित्सा, साइकोसोमेटिसिटी, मन के द्वारा चिकित्सा, अफर्मेशन, उसके माध्यम से आपको इलाज बताया जाता है। तो जब आप अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, मुझे किस तरह से सोचना और करना है। यहाँ पे कोई दवाई की तो हम बात करते नहीं, तो आपको मेडिकल टर्म्स कम से कम यूज करना है और अपनी समस्याओं को अपने शब्दों के माध्यम से अधिक रखना है, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे और सभी रोगों को ठीक कर पाएंगे। हर एक रोग का इलाज है, परमानेंट इलाज है, लेकिन आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं सर आज की सवाल जवाब श्रृंखला। पहला सवाल लेना चाहूंगी। पहला सवाल है मेघा जी का। इनकी एज 35 इयर्स है। इनका कहना है इनको अक्टूबर 2020 में कोरोना हुआ था। उसके बाद से इनको मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो गई और इनको अब 2 साल हो चुके हैं। इन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, लेकिन ये पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पा रही हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, जब इनकी समस्या जो कोरोना इनको हुआ इतने लंबे समय पहले 2020 में, और उसके बाद भी समस्या ठीक नहीं हुई, एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, तो बात आपको समझनी है कि एलोपैथिक दवाई ना सब जगह पे बहुत अच्छा काम नहीं करती है। यहाँ पर आपको जो आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, इन्फेक्शन, कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो इम्यूनिटी डाउन होने से होती है, यह बात तो आपको पता होगी शायद। तो अब इम्यूनिटी डाउन होने के कारण जो आपको जो इन्फेक्शन हो गया, वो इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से ऊपर नहीं उठी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। भले इन्फेक्शन ठीक हो गया है, आपको अब कोई कोरोना नहीं है, लेकिन यह बात आपको जानिए कि आपकी इम्यूनिटी अभी मजबूत नहीं हुई है, तो वही एक अलग सिम्टम मेंटल प्रॉब्लम के रूप में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एलोपैथी दवाई की जरूरत नहीं है, आपको अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना है। और इम्यूनिटी जो है वो हमारे एनर्जी लेवल पे निर्भर करती है, तो आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है। दवाओं से आप ठीक नहीं होंगे, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में तो दवाएं बहुत ही कम काम करती हैं। हमें उसमें अपने मन की स्थिति पर ही काम करना जरूरी है। आपको योगा करना है, वॉकिंग करना है, मन को खुश करने के लिए अपने हॉबीज वाली एक्टिविटी में आपको जाना है। योगा में हम ध्यान और ब्रेथवर्क आप हमारे पीएमसी हिंदी पर टाइप करें, ब्रेथवर्क पीएमसी हिंदी, आपको आ जाएगा। श्रेयांश डागा जी की आवाज में म्यूजिक के साथ स्पेसिफिक रिदम में सांसें लेने का प्रोसेस होता है। अगर आप ब्रेथवर्क 1 महीने कर लेंगे तो जो समस्या आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से कैरी कर रहे हैं, 1 महीने में गारंटेड आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको ब्रेथवर्क को प्रॉपर तरीके से करना होगा, है ना। मन करे ना करे, अगर आपको ठीक होना है तो आपको करना है। तो ब्रेथवर्क सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसके अलावा अपने
पसंदीदा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जो आपको खुशी देता है ना। हम जनरली कामों को तब करते हैं जब मजबूरी होती है। अपने हॉबीज को पहचानिए, कौन सी एक्टिविटी आपको खुशी देती है। क्या आपको गाना पसंद है? क्या आपको आर्ट पसंद है? क्या आपको घूमना पसंद है? जो चीज़ पसंद है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तब हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। मन अपने आप खुश नहीं रहता, उसको रखना पड़ता है। और अगर मैं यहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एनर्जी की बात करूँ या माइंड को अच्छा रखने के लिए एनर्जी की बात करूँ, तो हमारे पास एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत सारे हैं। सबसे मुख्य है HT7, हार्ट 7। हमारी कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में नीचे कलाई पर HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो खींच के रख ले। दोनों हाथ में बारी बारी से आप इसको 2-2 मिनट के लिए आपको इसे मसाज करना है, टोन करना है, और दिन में कम से कम 5 बार। HT7 को दिन में 5 बार करने की जरूरत पड़ती है। हार्ट की एनर्जी को बढ़ाना है जो सिंक हो चुकी है, जो नीचे जा चुकी है इन्फेक्शन की वजह से, साथ में कोई दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं। तो HT7 एनर्जी बढ़ेगी तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और आपकी खुशी को भी बढ़ाएगा। एक्यूप्रेशर ठीक से करेंगे, ब्रेथवर्क ठीक से करेंगे, थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, थोड़ा सा योगा करेंगे, थोड़ा मूवमेंट, अपने आप को मूवमेंट दीजिए। सेडेंटरी मत बनिए, एक ही बेड पे एक ही कमरे में मत बैठे रहिए। नहीं भी आपको कुछ काम है तो भी अपने घर में ही आप टहलिए। जब आप मूवमेंट देते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव होता है, नहीं तो फिर वो डिप्रेशन में जाने के उसके चांसेस होते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। और सूर्य प्रकाश भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सूरज को प्रणाम कीजिए हर दिन सूर्य प्रकाश में जाकर, और उसमें 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बैठिए। उस सूर्य प्रकाश अच्छी आ रही है तो उसी में बैठकर ध्यान में बैठिए। प्राणायाम करना पसंद है तो प्राणायाम कीजिए। सूर्य प्रकाश में आप जो कर सकते हैं वो करें। सूर्य प्राण आपके भीतर बढ़ेगा तो आप एक्टिव रहेंगे, हेल्दी होंगे और आपका मन भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं मेघा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगी, सूर्य प्रकाश में बैठेंगे, वहां पर बैठकर ध्यान करेंगे। आशा है कि आपकी जो समस्या है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो उसी के साथ सर बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आशुतोष जी का। इनकी एज 17 ईयर्स है। इनकी समस्या है ओवरवेट की और नॉक नीज की। इस पर आपसे सहायता चाहते हैं। 17 साल के व्यक्ति को ओवरवेट की समस्या है। हम समाज में किस दिशा में जा रहे हैं, हमें सोचने की बात है। अब 17 साल के बच्चे को, मतलब यंग वैसे बच्चे कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन 17 साल के बच्चे को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर हो ना हो पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि न्यूट्रिशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, खुद को कैसे स्वस्थ रखा जाए उस बारे में नॉलेज, अवेयरनेस बहुत ही कम है, या जाने अनजाने वो ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से, अब 17 साल में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो सकता है ये कई महीनों से ही, ओवरवेट की समस्या एक दिन में नहीं आती, ये तो कई महीनों से, कई हफ्तों से शुरू हो जाती है। तो हमें अपना केयर करना सीखना है। अपने वेट को नॉर्मल रखा करें, उसको हम लाइटली ना लें, इग्नोर ना करें, है ना। चलिए अब आप सजग हुए हैं तो ओवरवेट की समस्या प्राइमरी रीजन क्या होता है? ओवर ईटिंग। ओवरवेट तभी होगा जब ओवर ईटिंग होगी। अगर किसी का ईटिंग पैटर्न अगर नॉर्मल हो, नॉर्मल होने का मतलब है कि आप घर की चीज़ें खाएं। अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, आपको बाहर के खाने पसंद हैं, तो वो तो बॉडी में वेट बढ़ाएगा ही। पहला चीज़ आप शुरू करें कि आपको सिर्फ और सिर्फ घर का खाना है, बाहर का नहीं खाना है। घर का भी आपको 8 आवर की विंडो में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे, इस 8 आवर की विंडो में खाना है। रात का समय में डिनर जो है, या तो आप उससे पहले तो आप उसे कम करें और बाद में उसे स्किप करें। जो से ज़्यादा भोजन हम ले रहे हैं तो वेट तो बढ़ेगा। आप 8 घंटे की विंडो में जो आपको खाना है खाइए, घर का जो भी जितना भी खाना है। अगर आप खूब भी खाते हैं तो बॉडी जो है उसको मेटाबोलाइज कर लेगा, उसको प्रोसेस कर लेगा। अगर हम बॉडी में लगातार देते ही रहते हैं, इनपुट दे रहे हैं, खाए जा रहे हैं, जब रात में नींद नहीं आ रही है, हम कुछ खा रहे हैं, तो बॉडी कितना उसको प्रोसेस कर पाएगा? वो फिर वेट बन ही जाता है। अपने बॉडी को रेस्पेक्ट करें, बॉडी का प्रॉपर केयर करें। हमेशा मत खाएं,
अगर रात में भूख लग भी जाती है तो क्या हम भूख को थोड़ी देर होल्ड नहीं कर सकते हैं? उपवास की प्रक्रिया जो होती है उसमें तो भूख को होल्ड ही करना होता है। भूख लग रही है फिर भी नहीं खा रहे, तो बॉडी जो है अपने आप को प्रोसेसिंग कर पाता है। बॉडी में जो टॉक्सिन, जो ओवरवेट जब होते हैं तो एक मेजर परसेंटेज होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन है। एक्स्ट्रा वेट सिर्फ फैट का नहीं होता, टॉक्सिन का भी होता है। तो उन टॉक्सिन को बाहर निकाल पाएगा। अगर जब हम बॉडी को भूख लगी है, आप खाना उसे नहीं दे रहे हैं, तो बॉडी अपने आप को क्लीन कर पाता है। इसको आप ऐसे समझिए, आप अपने घर में नॉर्मल रूटीन में ऑफिस जाते हैं, छुट्टी में होती है, घर आते हैं, जब छुट्टी का दिन है तब उस दिन आप अपने घर की विशेष सफाई करते हैं। तो घर की विशेष सफाई करने के लिए आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो अपने बॉडी को जो नॉर्मल खाने पीने का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसे थोड़ी छुट्टी देंगे तब तो बॉडी अपने आप को हील कर पाएगा, क्लीन कर पाएगा। तो थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग के कंसेप्ट को अपने जीवन में उतारें। 8 आवर की विंडो में सुबह 10 से 6 के बीच में भोजन करें। सूर्यास्त के बाद भोजन की क्वांटिटी को पहले कम करें, या आप सूप ले सकते हैं। सीरियल को पहले बंद करें। अगर पूरा खाना बंद नहीं कर सकते तो अनाज लेना, रोटी या चावल लेना रात में बंद करें, सब्जी खाएं। और जब थोड़ा सा अगर आपका अपना विल पावर बढ़ता है, आपकी आदत बनती है, तो कंप्लीट एस्केप करें। लिक्विड सूप या कोई भी लिक्विड लेकर अपने को चलाएं। तो अपने भोजन को क्वांटिटी को कम करना है, और जो भोजन हम 8 घंटे की विंडो में ले रहे हैं उसको भी ना प्यार से लेना है, प्रेम से लेना है, खुशी से लेना है। अगर हम मैकेनिकल वे में लेते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो भोजन से पहले आपका कंप्लीट अटेंशन भोजन के ऊपर ही होना चाहिए। उस समय मोबाइल या कोई भी स्क्रीन, टीवी आपके सामने ना हो, उसकी ओर देखते हुए भोजन ना करें, नहीं तो फिर भोजन से संतुष्टि नहीं मिलेगी, और संतुष्टि पाने के लिए हम जरूरत से ज़्यादा भोजन करेंगे। जरूरत से ज़्यादा भोजन करने का कारण यही है कि हम जो भोजन कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान उस भोजन की तरफ नहीं होता। अगर पूरा ध्यान भोजन की तरफ हो तो भोजन हमें संतुष्टि देता है, तृप्ति देता है, और फिर हम जरूरत से ज़्यादा भोजन नहीं करते। तो भोजन को प्रेम से करना है, मेडिटेटिव वे में करें। भोजन से पहले 1 मिनट 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, प्रे करें, प्रार्थना के साथ भोजन करें। तो यह आपको पहली बात है। भोजन एक्स्ट्रा ना करें। थोड़ा वॉकिंग या थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई ट्रेनर के अंदर ही एक्सरसाइज करें। सिंपल वॉकिंग भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपको हेल्प हो सकता है। वैसे आपने लिखा है कि आपको नॉक नी की भी प्रॉब्लम है, तो नॉक नी का एक बड़ा कारण जो है बॉडी में एक्स्ट्रा वेट है। वेट ज़्यादा हो जाने से नी के ऊपर दिक्कत आ रही है। तो वेट कम करेंगे तभी नॉक नी ठीक होगा। बिना वेट को ठीक कम किए नॉक नी ठीक नहीं होने वाला। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारे पैर पे। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपको थोड़ा सा हेल्प होगा। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। पैर का अंगूठा और उसके बगल की उंगली के बीच में ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और ये पॉइंट दोनों पैरों में है। दोनों पैरों में आपको इसको मसाज करना है। लेकिन सिर्फ LV3 आपके नॉक नी को पूरी तरह ठीक नहीं करेगा। अगर आप वेट कम नहीं होता है तो वो समस्या फिर थोड़ी बहुत कम होकर फिर से वापस आएगी। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपकी बॉडी में लीवर की एनर्जी अच्छी होती है। तो हमको ये समझना है कि अपने लीवर को हेल्दी रखना है। लीवर हेल्दी रहेगा तो आपका नी हेल्दी रहेगा, नॉक नी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अपने भोजन में डिसिप्लिन लाएं, प्रेम पूर्वक भोजन करें, होश पूर्वक भोजन करें, थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें, खुश होकर भोजन करें, और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य में बदलाव पाएंगे। थैंक यू सो मच सर सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं आशुतोष आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने प्रति थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे, भोजन में ध्यानपूर्वक भोजन करेंगे, और इसके साथ ही एक्सरसाइज का, जैसे कि सर ने बताया, आप एक्सरसाइज को भी अपने लाइफ में डेली रूटीन में लाइए। आशा करते हैं कि आपकी जो समस्या है ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अंजलि का, और इनको प्रॉब्लम जो है, पहले तो मैं इनका बता देती हूँ कि मेडिटेशन करती हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम करती हैं आधे घंटे के लिए। लेकिन इनकी जो समस्या है कि इनको मन नहीं लग रहा, नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम है इनको, और वेट भी अपना कम करना चाहती हैं, सर्दी जुकाम बहुत रहता है। तो इस पर आपसे सहायता चाहती हैं। तो मेडिटेशन ये कर रही हैं, लेकिन अभी इनका मेडिटेशन में मन लग नहीं रहा है। तो ये बात हमें समझनी है कि अभी हम मेडिटेशन को अभी हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, है ना।
मेडिटेशन को एंजॉय करना सीखना है। देखिए, ध्यान में हम चाहे जिस कारण से भी आ गए हों ना, ध्यान को मैकेनिकल वे में नहीं करना है कि टाइम है इतने बजे ध्यान में बैठने टाइम है, उतने बजे आप आंख बंद करके रोबोट की तरह आंख बंद करके बैठ गए, फिर अलार्म बजा, या आपका 1 घंटा हो गया, आप बाहर आ गए। अपने आप को आप खुशी खुशी, प्रेम पूर्वक, होश पूर्वक ध्यान में ले जाएं। ध्यान की बारीकियों को समझें, ध्यान में क्या करना होता है, ध्यान के डिटेल में जाएं, ध्यान से रिलेटेड पुस्तक का स्वाध्याय करें। ध्यान वैसे बहुत आसान है, सांसों को महसूस करना है तो ध्यान है, लेकिन इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं। अगर ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो कुछ तो कारण है, और बहुत बार कारण होता है हमारा जरूरत से ज़्यादा बोलना। हम ध्यान में बैठ रहे हैं 1 घंटे, लेकिन बाकी 20 घंटे 22 घंटे हम क्या बोल रहे हैं, उसका प्रभाव भी तो हमारे ध्यान में पड़ता है। जो 20 घंटे ध्यान से बाहर के समय आप जिस तरह से बिता रहे हैं, वैसा ही प्रभाव आपके ध्यान के दौरान आएगा। तो अपने बोलने में आप संयम लाएं, जितना जरूरी है उतना ही बोलें। जो भी बोलें वो प्रेम से बोलें, वो खुशी से बोलें, और जहां बोलने की जरूरत है वहां जरूर बोलें। कभी अपने मन की बातों को दबाना नहीं है, और कभी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। कहीं पर सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है आपके बोलने से वैल्यू ऐड होगा, वहां पे आप कुछ नई बात बता सकते हैं, कुछ बातें जोड़ सकते हैं, तो आपको बोलना चाहिए, नहीं तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक आपको सजगता लानी है। तब आपका जो विचारों में ध्यान के दौरान जो आपको विचार आ रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, वो कम होगा। सिर्फ मैकेनिकल वे में ध्यान में बैठेंगे तो बहुत समय लग जाता है ध्यान को लगाने में। और आप ध्यान को शुरुआत करने से पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 राउंड कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी जो इड़ा पिंगला नाड़ी, लेफ्ट और राइट की जो नाड़ी है, वो आपस में संतुलन में आती है। तो अगर इड़ा पिंगला नाड़ी संतुलन में आ जाए तो हमारा ध्यान लगने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। ध्यान को आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर अनुलोम विलोम करने से, अगर अपनी वाणी पे संयम लाने से भी अगर आपको ध्यान में जो वांछित आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट आए, वो अगर नहीं आ रहा है, तो हमारे पास 2 पद्धति और है। एक है योग निद्रा और एक है ब्रेथ वर्क। ये दोनों ही बहुत अच्छी है, इंडिपेंडेंट रूप से भी, और उसका प्रभाव ध्यान पर भी पड़ता है। तो आप योग निद्रा ट्राई कर सकते हैं या ब्रेथ वर्क ट्राई कर सकते हैं। ब्रेथ वर्क हमारे पीएमसी हिंदी पे ही आपको मिल जाएगा, और योग निद्रा तो दुनिया में हर एक योगा कराने वाले योग निद्रा कराते हैं। मेरी आवाज में भी योग निद्रा है, और योग निद्रा शुरू हुआ है बिहार से, बिहार स्कूल ऑफ योगा से। तो वहाँ के जो प्रमुख हैं स्वामी निरंजन सरस्वती, उनकी आवाज में भी योग निद्रा है, आप उनका योग निद्रा सुन सकते हैं। नहीं तो किसी भी योगा गुरु का आप योग निद्रा सुन सकते हैं। और आप सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन प्रॉपर कर लें, अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं बाद में। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते या 10 दिन भी ठीक से कर लेते हैं, कोई भी एक, या तो योग निद्रा या ब्रेथ वर्क, तो आप पाएंगे कि अब आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा अच्छे से लगता है। क्योंकि एक तो योग निद्रा से देखिए, समझिए कि हमारी बॉडी ना प्रॉपर रिलैक्स रहती है, और ब्रेथ वर्क से हमारी इमोशन की क्लिंजिंग हो जाती है। जो हमारे भीतर सप्रेस्ड इमोशन है वो बाहर निकल जाते हैं। हमारी नाड़ियाँ बहुत बार ब्रेथ वर्क से खुल जाती हैं, तो इसलिए वो आपको हेल्प कर सकता है। तो आप इनका सहारा लें। और इनका सवाल में और क्या बात आई है? इसके साथ ही इन्होंने जिक्र किया है कि इनको सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा रहता है। देखिए, सर्दी जुकाम अभी एक तो विंटर का समय है, तो विंटर में ये दिक्कत आ जाती है। तो आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी ही पीने की आदत डालें। और जो सर्दी के लिए एक बड़ा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है स्प्लीन, हमारा प्लीहा, पेट में बाईं तरफ स्प्लीन होता है। तो उस स्प्लीन को हेल्दी रखने के लिए आप हल्दी पानी पी सकते हैं। गुनगुने पानी में हल्दी डालें 1/3 चम्मच और उसको पी लें। अगर आप उसमें स्वाद चाहते हैं तो आप उसमें हनी, रॉ हनी, डेट हनी डाल सकते हैं। लेकिन हनी जो है वो स्वाद के पर्पज से है, यहाँ पर वेट कम करना तो हमारा एजेंडा नहीं है। मेन कोल्ड में जो हीलिंग इफेक्ट आएगा वो हल्दी का आएगा, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से कोल्ड पर काम करना चाहें तो कोल्ड 2 तरह का होता है, नाक बंद है या नाक बह रही है, वो आपने जिक्र नहीं किया है, मैं दोनों का आपको बता देता हूं। अगर नाक बंद है तो हमें LU11 पॉइंट पर काम करना है, जो हमारे अंगूठे के टिप्स पे होता है। अगर हम दोनों हाथों में बारी बारी से इसको रेगुलर किया करेंगे तो ये नाक को खुलने में मदद करता है। देखिए, मैंने हल्दी पीने को पहले बताया है, यानी कि उसका महत्व ज़्यादा है।
कोल्ड में एक्यूप्रेशर के माध्यम से काम रिजल्ट आने में कभी कभी समय लगता है, हल्दी पानी ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ में एड ऑन की तरह आप एक्यूप्रेशर का यूज करें। LU11 को दोनों हाथों में बंद मसाज करें अगर नाक बंद है तो। अगर नाक बंद बह रही है तब एक पॉइंट है LU9, हमारी कलाई में अंगूठे के नीचे LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों हाथों में आप LU9 पॉइंट को टोन करेंगे। आपको स्क्रीन पर पॉइंट दिखाया जा रहा है, इसको आप समझ लीजिए। LU9 स्टैंड्स फॉर लंग 9, हमारे फेफड़े की नाड़ियों का ये 9वां पॉइंट है। तो दोनों हाथों में आप इसको टोन करें, मसाज करें, एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए, और ऐसा दिन में 3 बार, आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। तो दोनों हाथों में LU9 को आप टोन करेंगे तो ये आपके जो अगर बहने वाली जो सर्दी होती है उसको ठीक होने में ये हेल्प करेगा। तो अपने ध्यान को अच्छा बनाएं और अपने कोल्ड को भी आप ठीक कर लेंगे इस तरह से। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं अंजलि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी चीज़ों को आप अपनाएंगे, आशा करते हैं आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उत्कर्षा जी का। जो प्रॉब्लम है वो है एडिसन्स डिसीज, AAA सिंड्रोम की इन्होंने बात कही है, और इसकी वजह से कॉर्टिसोल सेक्रेट नहीं हो पा रहा, और इसके साथ ही साथ ये कुछ मेडिसिन भी ले रही हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि क्या ये परमानेंटली ठीक हो सकता है। तो सर इस पर आने से पहले मैं समझना चाहूँगी ये एडिसन्स डिसीज क्या होता है। देखिए, एडिसन डिजीज एक रेयर डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी इसको मानते हैं। इसमें जो हमारी एक एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल ग्लैंड्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर एक हार्मोनल ग्लैंड है, वो उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो जो हार्मोन निकलते हैं, 3 मुख्य हार्मोन हैं, उसमें कॉर्टिसोल एक मुख्य हार्मोन है, और भी हार्मोन वहाँ से निकलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये कॉर्टिसोल का सिक्रेशन नहीं होता है, तो ये एक बहुत वैल्यूबल हार्मोन है। तो अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर हमारे पूरे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी एनर्जी डाउन रहेगी, और कई सारे मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो इसी सवाल में आपसे कहा गया है, इस तरह के सवाल में, कि आपने एडिसन डिजीज लिख के भेजी। एडिसन डिजीज से बीमारी पता चल जाएगी, लेकिन एक ही बीमारी ना अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लक्षण के रूप में प्रकट होता है। तो आपको अपना सवाल अपनी भाषा में लिखकर भेजना है, तो फिर हम आपको ज़्यादा बेहतर हेल्प कर पाते। ठीक है, एडिसन डिजीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। और आपने जो इस सवाल है क्या ये ठीक होता है, हर एक बीमारी ठीक होती है। हमें यह सोचना शुरू करना है कि ये ठीक कैसे होगी। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो, लेकिन आपको समझते हुए आध्यात्मिक ढंग से 3 महीने से 6 महीने काम करना पड़ेगा। अभी आप एडिसन डिजीज के लिए जो सुन रहे हैं, अगर आप 6 महीने इस पर ठीक से काम कर लेंगे तो या तो बीमारी आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, या सिग्निफिकेंटली ये कंट्रोल में आ जाएगी। सिग्निफिकेंट कंट्रोल मतलब एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट जो है वो जीने लग जाएगा। तो यहाँ पे समझिए, एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर है, तो यहाँ पे हमें किडनी के मेरिडियन पे काम करना है, लेकिन यहाँ पे साइड का महत्व रहेगा। हमारी दोनों किडनी जो है वो डिट्टो सेम नहीं है। एलोपैथी वाले इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन हम एनर्जी पे काम करने वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो पेशेंट है वो फीमेल है जी। हाँ, फीमेल में लेफ्ट किडनी यांग किडनी होती है, हमें यहाँ यांग किडनी पर काम करना है। तो लेफ्ट पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसका मसाज करना शुरू करें, और ध्यान, मेडिटेशन। तो जो लड़की है जिसको एडिसन डिजीज है, और उनके पेरेंट्स को, इनफैक्ट सारे फैमिली मेंबर को साथ में ध्यान में बैठना है। एक बार साथ में ध्यान में बैठ लें, और बाकी दूसरा ध्यान दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। कोई भी रोग है, अगर अपने रोग को आप ठीक करना चाहते हैं तो दिन में 2 बार ध्यान में बैठना तो जरूरी है। एक बार ध्यान, ग्रुप मेडिटेशन, सारे परिवार के सदस्य एक साथ ध्यान में बैठे, और एक बार अलग से बैठे। ध्यान करने से ऊर्जा बढ़ती है तो हर एक रोग की हीलिंग होती है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा है, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में जब ऊर्जा उतरेगी, और वो स्वादिष्ठान चक्र के लेवल पे ये एड्रिनल ग्लैंड है, जब स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा पहुंच जाएगी तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स फिर से काम करने लग जाएगा। तो ध्यान के प्रयोग के साथ साथ हमें लेफ्ट किडनी के नाड़ी पर काम करना है, और उसमें K7 एक अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। पॉइंट देखिए कई सारे हो सकते हैं, एक पॉइंट को भी आप समझ लीजिए। K7 चित्र को आप समझिएगा, जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है,
एंकल के पीछे K3 है और उससे 2 अंगुल ऊपर गए तो K7 है, किडनी 7। सिर्फ बाएं पैर में इस पर एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करना है। यहाँ पे दर्द मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ज़्यादा संभावना है दर्द मिलेगा। नहीं भी मिले तो भी इस पॉइंट को आप मसाज करेंगे। K7 को मसाज करने से आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ बच्ची छोटी है, बच्ची को लिटाकर उसके एड्रिनल ग्लैंड पे, किडनी पे आप किडनी जो होता है पीछे की तरफ से ज़्यादा नज़दीक होता है, तो पेट के बल लिटा के या साइड के बल लिटा के माता पिता में से कोई भी एक अपने नॉर्मल ध्यान के बाद उस एड्रिनल ग्लैंड पे हाथ रखकर, किडनी के ऊपर हाथ रखकर आप अपना नॉर्मल मेडिटेशन करें। कोई आपको एनर्जी सेंड करने की या विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाथ रखकर ध्यान में बैठते हैं तो एनर्जी जो है वो अपने आप फ्लो करती है, जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। एनर्जी भी हमेशा अपने हाई एल्टीट्यूड से, जहां पर एनर्जी कम है वहां बहती है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी के से थोड़ा सा ऊपर अगर आप आसपास भी रखेंगे तो भी एनर्जी अपने आप पहुंच जाएगी। आपको लोकेशन को प्रिसाइज जानने की जरूरत नहीं है। अपने 1 घंटे के ध्यान के बाद एड्रिनल ग्लैंड पर हाथ रखकर ध्यान में बैठे। माता या पिता में से कोई भी फैमिली मेंबर कर सकते हैं। 2 फैमिली मेंबर 2 अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हैं। हाथ रखकर बस मेडिटेशन में जाना है। तो मेडिटेशन को बढ़ाएं, मेडिटेशन को अपने जीवन में लाएं। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें और मिलेट्स खाना शुरू करें। हमारे शरीर के लिए चावल और गेहूं से ज़्यादा अच्छा मिलेट्स होता है। जब हम मिलेट्स डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का ना सारा सिस्टम जो डिस्टर्ब हो चुका है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। कोई भी ऐसा रोग जिसमें आपको लगता है ये ठीक होगा कि नहीं होगा, आप मिलेट्स पे आकर देखिए 6 महीने, देखिए आपको कितना फायदा होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मिलेट्स लाइफस्टाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मिलेट्स भोजन के रूप में है। सबसे मुख्य तो है हमारा मन, हमारा सोचने का ढंग, सकारात्मकता कि हाँ मेरे जीवन में यह चीज ठीक होगी। अध्यात्म में हम ये कहते हैं कि जब हम कोई हमारे जीवन में समस्या आती है तो वास्तव में हमें कुछ सीखना है। जब हम सीख लेते हैं तो वो सिचुएशन चली जाती है। तो आपको ये बीमारी आपको जीवन में सिखाने के लिए आई है। सीख लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। दुनिया में कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं है। 6 महीने अगर आप रेगुलर रूप से ऐसा करते हैं, दिन में 2 बार ध्यान, K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम और 5 मिनट डाइट, 5 मिनट लाइफ स्टाइल, एडिसन डिजीज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं उत्कर्षा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलेट्स आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ ही साथ जैसे कि सर ने बताया कि हमें बहुत अपने मन के ऊपर भी काम करना होता है ऐसी सिचुएशन में। तो आशा है कि आप ध्यान करेंगी और आपकी इसके साथ ही साथ आप मिलेट्स का भी ध्यान रखेंगे, इसको डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ सर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इंदिरा जी का। इनका कहना है कि इनको स्नोरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा जो नेजल ट्रैक है वो ब्लॉक हो जाता है। जब हम नॉर्मल बैठे हुए हैं तो ब्लॉकेज पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम लेटते हैं तो पार्टिकुलर एंगल में, पार्टिकुलर पोजीशन में वो ब्रीदिंग जो है, जो ब्लॉकेज है वो प्रोमिनेंट हो जाती है और सांस को लेने में तकलीफ होती है। तो स्नोरिंग की आवाज़ जो है वो सांस में तकलीफ हो रही है, इसका पहचान है। तो हमें उस तकलीफ को दूर करने के लिए ब्लॉकेज को दूर करना है। और ब्लॉकेज को, नाक के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए जल नीति एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो जल नीति आप सीखिए। बहुत सारे योगा टीचर हैं, योगा गुरु हैं, योगा सेंटर हैं। किसी भी अच्छे योगा गुरु, ट्रेंड योगा टीचर के पास जाएं। यूट्यूब से देखकर देखिए, जल नीति मत कीजिए। थोड़ी सी पहली बार, एक बार, एटलीस्ट एक बार तो आपको प्रॉपर सीखना चाहिए, है ना। है तो प्रोसेस बहुत इजी, लेकिन अगर आपने ठीक से नहीं सीखा तो वह भी मुश्किल लग सकता है। तो आप एक बार किसी योगा वाले से आप जल नीति सीख लीजिए और रेगुलर रूप से जल नीति का प्रयोग करना शुरू करें। जल नीति करने से ब्लॉकेज जो है दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी जल काम कर सकते हैं ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। हमारे सिर के पीछे में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है GB20, गॉल ब्लैडर 20। गॉल ब्लैडर 20 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। आपको इमेज दिखाया जा रहा है, समझिए। हमारा हेयर लाइन जहां पे खत्म होने वाला होता है पीछे से, वहीं पर जस्ट
ऊपर है, अभी वो बालों के बीच में ही है। जो बोन होता है साइड का, एक तरह से कॉर्नर पे है वो। इस GB20 पर बहुत बार दर्द मिलता है, कभी कभी दर्द नहीं मिलता है। दर्द मिलने की संभावना, स्नोरिंग वालों को दर्द मिलने की संभावना तो है, लेकिन पॉइंट ठीक से लोकेट कर पाए तो वो होगा। तो GB20 को अगर मसाज करना शुरू करेंगे तो इससे भी आपको ब्लॉकेज दूर करने में काफ़ी हेल्प होता है। और राजीव दीक्षित कहते हैं कि नाक में गाय का घी डालने से भी स्नोरिंग जो होती है वो बंद हो जाती है। तो आप इन 2-3 चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बहुत इजीली स्नोरिंग को ठीक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगले सवाल की, और अगला सवाल है करुणा शर्मा जी का। इनका जो सवाल है, जानना चाहती हैं कि माउथ कैंसर को हील कैसे कर सकते हैं और क्या करना चाहिए इसके लिए। देखिए, हमने कैंसर पे तो पहले भी एपिसोड्स बनाए हैं, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है। तो पहले बात हमें यहाँ समझना है कैंसर, और फिर एक समझना है माउथ कैंसर। देखिए, कोई भी कैंसर जो होता है, सभी बीमारियां तो मन से शुरू होती हैं, और कैंसर के केस में तो बिल्कुल डेफिनेटली। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कैंसर जो है ना, वो एक मन की बीमारी है, वो शरीर की बीमारी नहीं है। तो अगर कैंसर मन की बीमारी है दोस्तों, तो मन की बीमारी को हमें ठीक करने के लिए मन पे ही काम करना पड़ेगा। तो क्या मन में क्या होता है, अगर आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़ेंगे या हमारा परिवर्तन का एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लाइफ में जो इरिटेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, सालों पुराना दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लैक ऑफ सेल्फ लव, ये कैंसर बनता है। एलोपैथी में कैंसर का स्पेसिफिक कारण नहीं है, वहां पे सेलुलर मैकेनिज्म पे जाते हैं कि सेल्स जो हैं वो अपने नॉर्मल साइकिल से डेविएट हो गए हैं और अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर रहे हैं। ये तो सेलुलर वे है, लेकिन ये सेल का ऐसा कारण क्यों हुआ है, तो ये समझना है मन। हमें अपने मन को सकारात्मक बनाना है। अब लोग कहेंगे कि मन को सकारात्मक बनाने में तो बहुत समय लगेगा, तो तब हम एक्यूट कंडीशन में एक्यूप्रेशर का और थोड़े डाइट का हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। हर कैंसर को ठीक किया जा सकता है, स्टेज मैटर नहीं करता। अगर आप सीरियसली काम करें तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है, अपने डाइट को चेंज करें। हेल्दी डाइट, शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, फ्रेश भोजन, फल और सब्जियों का भोजन और मिलेट्स का भोजन आपको लेना है। बासी भोजन नहीं लेना है। पैक भोजन जो भी प्लास्टिक में बंद होता है वो नहीं लेना है, और किसी भी तरह का एनिमल फूड नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड ही लेना है। मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। मिलेट्स लेने से, जो मिलेट लाइफस्टाइल की जो सोसाइटी है डॉक्टर खादरवली की, वहां पाया गया है कि 14 तरह के कैंसर मिलेट लेने से ठीक होते हैं। तो आप मिलेट्स लेना शुरू करें। मिलेट्स को खमीर के रूप में, खिचड़ी के रूप में, रोटी के रूप में, कई तरह से आप ले सकते हैं। हर एक ढंग से आप उसकी रेसिपी बनाना सीखिए और उसको लेना शुरू कीजिए। और कैंसर में, हर तरह के कैंसर में हल्दी जो है, वो हल्दी जो है ना, हमारे स्प्लीन को हेल्दी रखता है। तो हल्दी का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। अभी हमने कोल्ड के लिए भी देखा था, कोल्ड में हल्दी पानी पीना चाहिए। कैंसर के पेशेंट्स को भी हल्दी पानी पीना चाहिए। दूध के साथ कुछ लोग पीते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि हम उसको गर्म पानी के साथ पिए। तो हल्दी पानी आप लेना शुरू करें। ये हुआ डाइट के रिगार्डिंग। एनर्जी के रिगार्डिंग आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हर एक कैंसर में फायदेमंद है। हार्ट 7 हमारी कलाई पर, रिस्ट पे, छोटी अंगुली के नीचे। HT7 हार्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से हमें हमारी बॉडी में जो हमारा जो हार्ट है वो ठीक से काम करेगा। हार्ट ठीक से काम करे, ब्लड फ्लो ठीक हो, तभी रोग ठीक हो सकता है। HT7 का फुल फॉर्म हार्ट 7 है। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दिन में 5 बार आपको मसाज करना है। HT7 2-2 मिनट के लिए मसाज करना है, और यहां पर आप लाल रंग भी लगा सकते हैं। HT7 ठीक रहेगा, हार्ट ठीक रहेगा, ब्लड फ्लो ठीक रहेगा, तभी हम किसी और कुछ चीजों पे काम कर सकते हैं ना। क्या करना है, आपने बताया है माउथ कैंसर है, तो जो माउथ है वो हमारे स्टमक का एक्सटेंशन है। हमें अपने स्टमक को हेल्दी रखना है। तो स्टमक को हेल्दी रखने के लिए हम 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बताता हूं। एक है पॉइंट है SP4 और दूसरा है HT36। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों पॉइंट पैर में है।
SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, आप गौर से चित्र को देखिए, पीले रंग से दिखाया गया है। हमारा जो तलवे का जो गोरा हिस्सा होता है और ऊपर जो सांवला हिस्सा है उसके जंक्शन पे है। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैर में आपको दबाना है, दोनों पैर में, ये याद रखिएगा, दोनों पैर में ये जरूरी है। और इस पॉइंट पे आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा। तो जहां जिस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिलता है, हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द नहीं मिलता है। यह एक लोगों में धारणा है कि दर्द मिला तो ही एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, यहाँ पर भी आपको दर्द मिल सकता है। अगर आप पॉइंट ठीक से लोकेट नहीं होता है तो शायद आपको दर्द ना मिले, पॉइंट लोकेट करते हैं तो दर्द आपको मिलेगा ही। ST36 एक बड़ा पॉइंट है, तो अगर आप आसपास भी दबा लेते हैं तो भी आपको फायदा होगा। SP4 और ST36 दोनों ही बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, तो प्रिसीजन अगर बहुत नहीं हो तो भी आप फायदा पाएंगे। दोनों जगह पर आपको एक बार में 2 मिनट से 3 मिनट मसाज करना है और ऐसा 24 घंटे में 5 बार करना है। तो ये 5 बार करना जरूरी है। 5 बार जब हम करते हैं ना, तब हम पूरा फायदा ले पाते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें अभी थोड़ा विंटर का समय है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आप यहाँ पे हल्दी लगाएं भी दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। देखिए, हल्दी पीना भी है, कैंसर में हल्दी पानी पीना बहुत फायदेमंद है। और यहाँ पे SP4 पे, ST36 पे हल्दी आप लगा के भी रखें, दिन के समय लगाएंगे, 2-3 घंटे के लिए लगा के रखेंगे, तो ऊपर कलर एप्लीकेशन, हल्दी एप्लीकेशन से भी वो पॉइंट जो है चार्ज होता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। अगर आप मेडिटेशन में ठीक से बैठ रहे हैं, मेडिटेशन में बैठना ही है, मेडिटेशन से बाहर जब आते हैं उस समय भी आप एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा लें। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन में हमारी एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी जब बढ़ती है और उस समय फिर अगर आप दबाएंगे तो अच्छी एनर्जी उस नाड़ी में जाएगी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और जो मन पे जो काम करना है उसके लिए परिवर्तन एपिसोड्स हमारा है रेडीमेड, आप उसको देखिए। उसमें लगभग 12 एपिसोड्स है। एक दिन में एक एपिसोड देखिए, ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि आपको उसे समझना है और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और अफर्मेशन उसमें जो बताए गए हैं, अफर्मेशन को लिखना शुरू कर दीजिए। डेली अफर्मेशन को लिखना है। जब हम लिखेंगे तो हमें वो याद रहेगा। परिवर्तन में ही आपको मिरर वर्क, मिरर एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा। उस मिरर वर्क को भी जरूर करें, उससे भी अफर्मेशन हम बहुत अपने भीतर उतार सकते हैं। इन सभी का प्रयोग अगर आप ठीक से करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कीमोथेरेपी, आपकी कैंसर ठीक होगी। दुनिया में ऐसे दर्जनों लोग हैं जिन्होंने अपने कैंसर को बिना कीमोथेरेपी ठीक किया है। घबराएं नहीं, समझे और अपने पर काम करें। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। लेकिन इसके साथ ना मैं ये भी समझना चाहूंगी कि माउथ कैंसर में क्या साइकोसिमेट्री होती है, मतलब क्या किस कारण से होता है अगर मानसिक लेवल पर देखें तो? देखिए, जो कैंसर का साइकोसोमेटिसिटी है जी, हमें उसका तो ध्यान रखना ही है जी। वो क्या है? इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। लाइफ में हमारे साथ जो जो घटनाएं घटी, अगर हम उससे परेशान होते हैं, देखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ हमेशा स्मूथ हो। जी। हम भगवान कृष्ण को पूजते हैं, लेकिन उनका जन्म देखिए, जब जन्म हुआ तो उसी दिन उनको बारिश में भीगते हुए अपने माँ से दूर होना पड़ा, अलग जाना पड़ा, है ना। लेकिन क्या होता है ना, हम सिर्फ ग्लोरियस पार्ट को देखते हैं। हम दुनिया में जब भी दूसरे लोगों को मिलते हैं, देखते हैं, तो हम उसका फेस देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि उनके लाइफ में भी स्ट्रगल है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ में स्ट्रगल और परेशानी नहीं हो। लेकिन अगर उस परेशानी को हम बार बार सोच के अपने माइंड में बैठा लेते हैं तो प्रॉब्लम फिर लाइफ में आती है। तो यह बात आपको अपने जीवन को स्वीकार करना है, जीवन में समझना है कि परेशानी है तो वो वास्तव में सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपनी लाइफ में कंप्लेन करने को बंद करना है कि मेरी लाइफ ठीक नहीं है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है, ऐसा कभी ना मत बोले। सीखें, धैर्यपूर्वक पॉजिटिविटी को सीखें, खुद से प्यार करना सीखें। तो कैंसर के मामले में तो ये साइकोसोमेटिक रीजन हो गया। अब उसके बाद फिर माउथ कैंसर। तो ये माउथ से हम, मुंह से हम खाते हैं, हम कोई चीज को अंदर लेते हैं, है ना। तो जीवन में जब हम स्वीकार करने के मोड में, एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं हैं, रेसिस्ट करने के मोड में हैं, और जो हम खा रहे हैं, जो भी हम जीवन में अनुभव ले रहे हैं, जब वो ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो हमारे जीवन में माउथ कैंसर, माउथ के डिजीजेज आएंगे। यानी कि जीवन में जो भी अनुभव होता है उस अनुभव को हमें स्वीकार करना है, हमें रेसिस्ट नहीं करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि मेरी लाइफ में ये भगवान क्यों हो रहा है। जो हो रहा है उसके पीछे तो कर्मों का कारण होता है। कर्म, अपने कर्मों की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए अपनी लाइफ को स्वीकार करें, सरेंडर करें, प्रार्थना करें
भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे बुद्धि दो, मुझे ये शक्ति दो कि मैं समझ सकूं कि मुझे जीवन में सीखना क्या है। जीवन तो सीखने का नाम है। कर्मा जो है वो भी सीखना है। कर्मा मतलब भोगना नहीं है, कर्मा मतलब कष्ट नहीं है, कर्मा मतलब है सीखना। अगर आप सीखते हैं तो कर्मा ओवरकम हो जाएंगे। तो ध्यान करना सीखिए, सेवा करना सीखिए, प्रेम देना सीखिए, खुद को प्रेम करना सीखिए, प्रेम देना सीखिए, बांटना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, दूसरों को मुस्कान देना सीखिए। जब आप ये सीखेंगे तो ठीक होना बहुत आसान है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि करुणा जी आप इन सब बातों को समझेंगी और इन सबको अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि जो कैंसर है ये मानसिक रोग ज़्यादा है। इसको मेडिकल तौर पर हम ज़्यादा ना जाते हुए, जैसे कि सर ने बताया, जब हम अपने अंदर फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो सामने प्रकट होंगे ही होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, जो भी चीज़ आपको इरिटेट करती है उसको ख़त्म करें, उसको भूल जाएं और इसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। आशा करते हैं आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नूतन मिश्रा जी का। इनकी एज 44 ईयर्स है। इनकी जो समस्या है ये शांत रहने का प्रयास करती हैं, इनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है और इनका जो बच्चा है इनको उस पर ही क्रोध आता है कि उसके सोने को टाइम को लेकर ये ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और अब इनके घुटनों का दर्द शुरू हो गया है, जो कि जब ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ इनको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और सर्दी की वजह से पार्क अब नहीं जाती हैं। पार्क मतलब पहले जाया करती थी, अब नहीं जाती हैं। तो 2-3 समस्याएं हैं, आपसे सहायता चाहती हैं। देखिए यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि जीवन में गुस्से होने का अवसर मिलता है इनको, है ना। देखिए कभी भी आपके जीवन में परिस्थितियां आपके माइंड को, मूड को नहीं बनाती। आपको लग ऐसा रहा है कि परिस्थितियों के कारण आपको गुस्सा आ रहा है, इस बात को आप समझें। आपका मन जो है वो धैर्यवान नहीं है, उसके अंदर धैर्य की कमी है, उसके अंदर स्वीकार भाव की कमी है। तो उस परिस्थितियों में वो परेशान हो जा रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो कभी भी परिस्थितियों को जिम्मेदार ना ठहराएं। इस बात की जिम्मेदारी लें कि आपका अपने मन पर संयम नहीं है। परिस्थितियां बस आपके इंटरनल स्टेट को जग जाहिर कर देती हैं, परिस्थितियां आपको कभी नहीं बनाती। तो थोड़ा यहाँ पर धैर्य का अफर्मेशन करें, अपने भीतर पेशेंस बढ़ाने के लिए अफर्मेशंस किया करें। मैं धैर्यवान हूं, मैं धैर्य रखती हूं और मैं स्वीकार करती हूं। जो गुस्सा है, गुस्सा स्वीकार नहीं करने की वजह से आता है। हम सोचते हैं कि हमारे अनुसार ही होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बच्चा लेट से जगता है, तो बच्चे को बुद्धि दीजिए ना, समझ दीजिए, उसको प्यार से समझाइए, उसके साथ डिस्कस कीजिए। वैसे बुक्स खोज के लाइए जहां पर हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में है, उसको वैसे लोगों से जोड़िए, ज्ञान से जोड़िए। आपके गुस्सा करने से तो वो बच्चा बदलने वाला नहीं है, बल्कि आप उससे और अपने लाइफ में घुटने के दर्द को, गैस की प्रॉब्लम को, दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम को इन्वाइट कर रहे हैं। अगर आप गुस्सा करके अपनी ऊर्जा खर्च कर दे रहे हैं तो अलग अलग बीमारियां तो आपके शरीर में आएंगी। गुस्सा करके अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। एंगर इज ए वेस्टेज ऑफ एनर्जी। घुटना जो दर्द है उसके लिए LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आप सर्दी के कारण नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे भी योगा कर सकते हैं ना। ध्यान से बाहर आने के बाद LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो कि पैर के अंगूठे और सेकंड उंगली के बीच में है, इसको मसाज किया करें। एक बार में लगभग 2 मिनट मसाज करना है और दिन में 5 बार करना है। हमारे शरीर में अगर ब्लॉकेज है तो वो अलग अलग रूप से प्रकट होता है। हमारे शरीर में रोग है, लेकिन अगर आप नाड़ियों पे काम करेंगे, ब्लॉकेज को दूर करेंगे तो वो ठीक होने लग जाएगा। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें और धैर्यवान बने। आप स्वस्थ जिंदगी अपने जीवन में पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। क्या सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इसमें इनकी जो समस्या है, क्रोध की समस्या है, घुटनों में दर्द की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, क्या सारी आपस में ही इंटरकनेक्टेड हैं? बिल्कुल कनेक्टेड है। देखिए जो क्रोध की समस्या है जी, वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र और लीवर की वीकनेस से होती है। मतलब लीवर की वीकनेस से गुस्सा हो रहा है और गुस्सा करने से वो और वीक हो रहा है ना। और लीवर वीक हो रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम ज्वाइंट के रूप में प्रकट होती है। ओके, है ना। तो आप समझिए कि आपके गुस्सा करने के कारण आपके घुटने का दर्द हो रहा है। अगर आप गुस्सा करना कम करते हैं तो आपका घुटना भी ठीक रहेगा।
क्योंकि उससे आपका लीवर अच्छा होगा। तो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ऊपर से हमें पता नहीं चलता, लेकिन एनर्जी आपस में जुड़ी हुई है। अगर आप एक को ठीक करेंगे दूसरा भी ठीक होने लग जाएगा। हाँ, एसिडिटी के लिए आपने पूछा है, एसिडिटी के लिए देखिए, एसिडिटी जो है भी है वह भी हमारे जीवन में रिलैक्सेशन का एटीट्यूड नहीं होने की वजह से होती है। अगर आप शांत नहीं रहते, रिलैक्स नहीं रहते, तो आपकी लाइफ में एंजाइटी आएगी और उससे फिर एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी के प्रॉब्लम को मत देखें, आप ये देखें कि आपके जीवन में कौन सी पॉजिटिविटी नहीं है। यहाँ पर आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन नहीं है। तो रिलैक्सेशन को लाने के लिए आप गहरी सांसें लिया करें, छोड़ा करें। गहरी सांसें लेने और छोड़ने से हम रिलैक्स रहते हैं और अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाएं। आप अफर्मेशंस किया करें, मैं अपने जीवन को स्वीकार करती हूँ, मैं धैर्यवान हूँ। आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए, परिवर्तन देखिए और अफर्मेशंस को प्रॉपर प्रैक्टिस करें। आपकी एसिडिटी ठीक होगी, घुटना दर्द ठीक होगा। अपने पर्सनल हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करें और अगर आप में सकारात्मक बदलाव आता है तब आपका बेटा आपकी पॉजिटिविटी को देखकर इंस्पायर होगा। आप परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो आपके ध्यान से दूसरा इंस्पायर नहीं होता। अपने अंदर चेंज लाएंगे तो आपका बच्चा भी आपको देखकर आपकी बातों को मानना चाहेगा। अपने आप पर फोकस ज़्यादा करें, यह भी एक सेल्फ लव है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं नूतन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने गुस्से पर काबू रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें फिर आप देखिए कैसे अपने आप ही ठीक होती चली जाती हैं। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्रीति शर्मा जी का। इनकी जो प्रॉब्लम है, इनको बोन्स में पेन की समस्या है और रात के समय ये पेन की जो समस्या है वो ज़्यादा हो जाती है। इनका वेट 60 kg है और इसके साथ ही ये दोनों टाइम आधा आधा घंटा ध्यान करती हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो 7 है और इसके साथ ही कोई मेडिसिन नहीं दे रही हैं। आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। देखिए, एक तो इनको अपने ध्यान का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाने की जरूरत है। अगर शरीर में कोई रोग है तो 1-1 घंटे का ध्यान 2 बार तो होना चाहिए, है ना। आधे घंटे का ध्यान देखिए प्रीति जी बहुत कम है ना, आधा घंटा तो सेटल होते होते लग जाता है। हमें ना एक अच्छी अमाउंट में अपने भीतर कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी चाहिए। तो अपने मेडिटेशन के ड्यूरेशन को बढ़ाएं और साथ ही साथ क्वालिटी को बढ़ाएं। क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आपको माइंड टू मैटर बुक पढ़ना चाहिए, आपको यू कैन हील योर लाइफ पढ़ना चाहिए, है ना। क्वालिटी बढ़ेगी, आपका जो ध्यान होगा वो डीप होगा तो आपको हीलिंग होगी। जो आपने समस्या बताई है कि समस्या बोन में पेन की है और ये रात में बढ़ता है, यानी कि रात में ठंडापन बढ़ता है, रात में सूर्य ऊर्जा कम होती है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सूर्य ऊर्जा की कमी वाला रोग है। तो सूर्य ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या करना है? सबसे आसान तरीका है सूर्य प्रकाश में जाना। सूर्य प्रकाश में आप आधे घंटे के लिए हर दिन बैठा करें और सूर्य प्रकाश में आप ध्यान लगाना बैठिए। सूर्य से प्रार्थना कीजिए कि मेरे शरीर को, मेरे मणिपुर चक्र को, जो हमारा मणिपुर चक्र होता है नीचे से तीसरा चक्र, वो अग्नि चक्र होता है। अग्नि चक्र को ऊर्जा चाहिए, वैसे पूरे शरीर को ऊर्जा चाहिए। अग्नि चक्र जो है, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, उसके पास एनर्जी आएगी तो वो पूरी बॉडी में एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही, लेकिन हमें अपने मणिपुर चक्र की ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत ज़्यादा है। तो आप वो प्रार्थना करके भी आप बढ़ा सकते हैं, अपने मेडिटेशन से भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान आपको सांसों पर ही रखना है, ध्यान आपको मणिपुर चक्र पर नहीं रखना है। सांसों पर ध्यान रखेंगे, जब शून्य हो जाएंगे, जब ऊर्जा उतर रही है तो वो ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में बढ़ेगी। मणिपुर चक्र की ऊर्जा को बढ़ाएं। मणिपुर चक्र की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपका जो बोन पेन है वो हेल्दी हो जाएगा। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट में बता देता हूँ, हमारे पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट खासकर लेफ्ट पैर में अगर आप मसाज करेंगे तो यह आपको बोन के दर्द में हेल्प करेगा। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट समझ लीजिए, हमारे एंकल के जस्ट पीछे से 2 अंगुल ऊपर है। इस जगह पर दर्द ज़्यादातर केस में मिलता है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर दबाएंगे तो इससे हमारी किडनी की नाड़ी अच्छी होगी और किडनी की नाड़ी से ही हमारी हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। हमारी सभी हड्डियों में जो ऊर्जा आती है वो किडनी की नाड़ी से आती है। किडनी की नाड़ी के अलावा हम एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं, UB57। किडनी का ही पार्टनर ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, तो उसका 57 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे काफ मसल्स के सेंटर में होता है। हमारे पैरों में नीचे से जो पिंडलियों का मसल्स हैं, काफ मसल्स, उसके सेंटर में ये UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट देखो, यहाँ पे काफी मसल का एरिया है। तो जहाँ पे आपको दर्द मिल जाए
आप वहाँ पर उसको मसाज करेंगे। ये पॉइंट आपको दोनों पैरों में करना है। जो पहले हमने K7 देखा था वो बाएं पैर में ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। अगर दाहिने पैर में दर्द मिलता है तो कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में ज़्यादा फोकस करें। UV57 आपको दोनों पैरों में करना है। ध्यान में 2 बार बैठे 1-1 घंटे के लिए और सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को लेना सीखें अपने मणिपुर चक्र में। K7 UV57 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। अपनी किडनी की एनर्जी को बढ़ाने वाला भोजन करें, जैसे राजमा है, मखाना है, तिल है, मिलेट्स है। तो इससे आपकी किडनी की एनर्जी बढ़ेगी, आपके बोन की एनर्जी बढ़ेगी और आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं प्रीति आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपनी किडनी की एनर्जी पर काम करेंगे, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ेंगे सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है वंदना तिवारी जी का। इनकी एज 48 है और वजन है 53 kg। भोपाल MP से हैं। इनकी जो समस्या है कि इनको 2 से 3 महीने पहले से पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो रही थी और उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इनको ओवरीज और यूट्रस रिमूव करने की बात कही, तो ऑपरेट करने को बोला, लेकिन ये ऑपरेट नहीं कराना चाहती हैं, जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा हो रही है। तो इस पर आपसे सहायता चाहती हैं। एलोपैथी मेडिकल सिस्टम में एक बहुत गलत ट्रेंड चल पड़ा है कि जब कोई भी ब्लीडिंग की समस्या हो या कोई ऐसी समस्या हो जिसमें अब हमारा जो वो ऑर्गन है उसको हम काट पीट के बाहर निकाल दें, और बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि इनकी रिप्रोडक्टिव एज पूरी हो चुकी है, अब इनको बच्चे नहीं होने हैं, तो यूट्रस का काम नहीं है, ओवरी का काम नहीं है, तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। एलोपैथी का ये जो ट्रेंड है दोस्तों, ये बहुत गलत है। हम अपनी बीमारी का मूल इलाज करने की बजाय जिस ऑर्गन से ये बीमारी प्रकट हो रही है हम उस ऑर्गन को बाहर निकाल दें कि बीमारी पता नहीं चलेगी। जो कारण है वो कारण है यहाँ पे स्प्लीन का वीक होना। स्प्लीन पर काम करेंगे, मणिपुर चक्र पे काम करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और बहुत आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। जानकारी के अभाव में आप सफर होते हैं। तो ऑपरेशन कराना आप नहीं चाहते हैं, अच्छी बात है, कराने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं है। आपको बस 3 महीने नियम से अपनी स्प्लीन पर काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेंगे? देखिए, ध्यान में आपको 2 बार बैठना है। प्रॉपर 1-1 घंटे का ध्यान दिन में 2 बार लगाना है। ध्यान लगे ना लगे, आप बैठेंगे, ध्यान धीरे धीरे लगेगा। और हम बहुत बातें कर चुके हैं योग निद्रा की, ब्रेथ वर्क की, अनुलोम विलोम प्राणायाम की। आप जरूरत अनुसार उनका प्रयोग करेंगे, आपका ध्यान अच्छा लगने लग जाएगा। ध्यान के लास्ट में आप अपने स्प्लीन पर, जो कि हमारे बाएं तरफ है, वहां पर हाथ रखें और भाव करें, मेरी स्प्लीन की जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है। यद भावम तद भवति, जैसा भाव हम करते हैं वैसा हमारे शरीर में होता है। शांत मन से जो अगर हम बोलें कि स्प्लीन की ऊर्जा बढ़े तो वो बढ़ने लग जाएगी। स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ानी है, मणिपुर चक्र की ऊर्जा बढ़ानी है। ध्यान के अलावा हम एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी इसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हमें 3 पॉइंट पर काम करना चाहिए, SP4, SP6 और SP9। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, हम उसका जिक्र आज और पहले भी देखे हैं। हमारे पैर का जो तलवा है, उसका जो गोरा हिस्सा और जो सांवला हिस्सा है, इनके जंक्शन पे ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो आपको बाएं पैर में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। दाहिने में अगर दर्द मिलता है तो दाहिने में भी कर सकते हैं, बायां ज़्यादा फायदेमंद होगा। पीले रंग से आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करें। क्योंकि ब्लीडिंग की समस्या जो है वो उसको अर्जेंट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग होती रहेगी, हीमोग्लोबिन डाउन होगा और आप आयरन की गोली ले रहे हैं लेकिन उसके कारण अपनी दिक्कत हो रही है। हमको जब तक ब्लीडिंग को बंद नहीं करेंगे तब तक तो आयरन की गोली भी बहुत आयरन को, हीमोग्लोबिन को बढ़ा नहीं पाएगी। तो SP4 को आप अच्छे से काम करें, दिन में 5 बार करें। और यहाँ पर आप हल्दी भी लगा सकते हैं। SP4 पर हल्दी लगाने से SP4 की एनर्जी बढ़ती है और हल्दी पीना भी यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद है। जिस रोग में स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्लीडिंग में है, उसके उन रोगों में हल्दी पानी पीना फायदेमंद है। दिन में 2 बार 1/3 चम्मच हल्दी गर्म पानी में डालकर आप पिया करें। SP4 के अलावा हम SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। SP4 सबसे ज्यादा यूज जरूरी है, उसके बाद SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये हमारे एंकल टखने से 4 अंगुल ऊपर होता है। दोनों पैर में आपको इसको मसाज करना है, दोनों पैर में आपको यहाँ पर दर्द मिलेगा। SP6 एक्यूप्रेशर के बाद तीसरा पॉइंट है SP9, स्प्लीन 9। स्प्लीन 9 जो है वो हमारे SP6 में ही ऊपर जाएंगे तो घुटने के पास अंदर की तरफ है।
SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको काफी दर्द मिलेगा। आराम से, दूसरे से अगर दबा रहे हो तो बहुत आराम से दबाना है, खुद से दबा रहे हो तब तो कोई बात नहीं, जितना दर्द हो आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही दर्द का प्रेशर लगेगा। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आप ठीक से मसाज करते हैं तो आपकी स्प्लीन ऑर्गन जो है, स्प्लीन नाड़ी जो है वो चार्ज होने लग जाएगी, और जब स्प्लीन नाड़ी चार्ज होगी, स्प्लीन ऑर्गन मजबूत होगा तो जो ब्लीडिंग है वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है अगर आप इस पर काम करते हैं तो। और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो चुका हो, जो कि ऐसे केसेस में बहुत बार हो जाता है, आयरन की टैबलेट ले रहे हो, आयरन टैबलेट लेने के बजाय नेचुरल वे में आप आयरन कैसे ले सकते हैं, पालक है, गुड़ है, उन तरीकों से अपने बॉडी में आयरन को बढ़ाएं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाएं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप जूस पिया करें, जूस को ब्लेस करके पिया करें। देखिए, ब्लेसिंग करने से, उसमें डिवाइन एनर्जी डालने से, जब आप भोजन को या जूस को अपने लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशियस, ज़्यादा एनर्जी बढ़ाने वाला होता है। तो आप अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए ब्लेस करके जूस को, लिक्विड को लिया करें। और ये जो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये जो SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी काम आएगा। इंटरेस्टिंग बात है, ये ब्लीडिंग को भी कम करता है और ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो आप इन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें, दिन में 2 बार ध्यान में बैठे, हल्दी पानी पिए, आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब देने के लिए। और आशा करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर हैं, वंदना जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगी और आशा है कि आपकी जो समस्या है वो पूर्णतः ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ दर्शकों, आज के इस एपिसोड में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते एक बार फिर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, यदि आपके भी मन में आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं। आपका जो सवाल है उसे भेजने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अपने सवाल को जब भी आप भेजें, ध्यान रखें कि जो मेडिकल टर्म है उसको ना लिखने के बजाय या उसके साथ में आपको जो समस्या हो रही है वो ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे तो व्हाट्सएप पर ऑडियो नोट का ऑप्शन होता है, आप ऑडियो में हमें सवाल भेज सकते हैं। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप सभी से आज्ञा लेने का। सर से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी सर कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।